आप सभी का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के पल्लव भाग 1 हिंदी विषय के पाठ नंबर 4 धरती माता का पत्र के पाठ को पढ़ेंगे। आप लोगों से यह अनुग्रह है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और भी दूसरे छात्रों को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके और वो भी इस पाठ को अच्छी तरह समझ पाएँ। आइए हम देखते हैं कि धरती माता का पत्र पाठ में धरती माता ने प्यारे बच्चों को पत्र में क्या बताना चाहा है। यहाँ पर देखिए, धरती माता ने बच्चों को पत्र लिखा है कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब मुझे अच्छी तरह से जानते हो, तुमने मेरे बारे में पढ़ा भी है, अतः मुझे नुकसान मत पहुँचाओ, क्योंकि लोग प्यार से आदर से मुझे धरती माता कहते हैं। सदियों से मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला पोसा है। लोगों को मैंने अनाज दिया, फल दिए, मकान बनाने के लिए लकड़ी दी, वस्त्र के लिए कपास दी। तो यहाँ पर धरती माता ने कहा है कि बच्चों, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरे बारे में आपने पढ़ा भी होगा, इसलिए मुझे नुकसान मत पहुँचाओ, क्योंकि लोग मुझे प्यार से आदर से मुझे धरती माता कहते हैं। सदियों से धरती माता ने हमें पाला पोसा है। लोगों को धरती माता ने अनाज दिया, फल दिए, मकान बनाने के लिए लकड़ियाँ दी हैं, वस्त्र बनाने के लिए कपास दिया है और भी अन्य बहुत सारी सुविधाएं और वस्तुएं दी हैं जो धरती माता हमें हमेशा से देते आ रही हैं, परंतु इसके बावजूद भी हम धरती माता को नुकसान पहुंचाते हैं। अगले पैराग्राफ में है, लेकिन आजकल ये लोग बड़े कृतज्ञ होते जा रहे हैं, मेरे जंगल नष्ट कर रहे हैं, मोटर गाड़ियों के धुएं से मेरी हवा को विषैली बना रहे हैं, कल कारखानों से गंदा पानी छोड़कर मेरी नदियां मैली कर रहे हैं। इनको पता नहीं कि ऐसा गैर जिम्मेदार बर्ताव करके वे अपना अनिष्ट स्वयं कर रहे हैं। अब मेरी उम्मीदें तुम जैसे बच्चों पर है। जब तुम बड़े बनोगे, अच्छी तरह से मेरी देखभाल करोगे, पेड़ पौधे लगाकर अपनी धरती माता को फिर से हरी भरी बनाओगे। अगले पैराग्राफ में धरती माता ने हमें ये कहा है कि आजकल के लोग जो है बड़े ही कृतज्ञ हो गए हैं, बड़े ही दुष्ट प्रकार के हो गए हैं, वो स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। वो अपने काम के लिए जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, मोटर गाड़ियाँ इतने ज़्यादा चला रहे हैं कि उसके धुएं से जो है हवा जो है विषैली हो गई है। अब से सांस लेने लायक शुद्ध हवा हमें नहीं मिलती है। कल कारखानों से गंदा पानी छोड़ देते हैं, वो भी नदियों में, और नदियों का पानी जो है विषैली और मैली कर देते हैं। उनको ये पता नहीं है कि ऐसा गैर जिम्मेदार बर्ताव करके वे अपना ही अनिष्ट स्वयं कर रहे हैं, यानी कि वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अब धरती माता जो है वो बोलती हैं कि अब उनकी उम्मीदें तुम जैसे यानी कि बच्चों पर है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो अच्छी तरह से धरती माता का देखभाल करें, पेड़ पौधे लगाएं, ताकि धरती माता जो है फिर से हरी भरी बन जाए और हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिले, पीने के लिए साफ पानी मिले। आगे उन्होंने कहा है, ध्यान में रखो, जब पेड़ पौधे होंगे, चारों ओर हरा भरा होगा तो हवा शुद्ध रहेगी, आवश्यक मात्रा में बारिश होगी, फसलें अच्छी होंगी, सभी ओर खुशहाली होगी। धरती माता ने फिर कहा है कि बच्चों, अगर तुम पेड़ पौधे लगाओगे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और हरियाली होने के कारण हमें हवा भी शुद्ध मिलेगी, आवश्यक मात्रा में बारिश होगी, यानी कि जितनी हमें पानी की आवश्यकता है वो हमें बारिश से मिल जाएगी, जिस कारण जो है खेती बाड़ी फसलें जो अच्छी होंगी और इस प्रकार सभी खुश रहेंगे, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली फैल जाएगी। लेकिन इसके बाद भी और भी उन्होंने समझाया है कि लेकिन यह संतुलन एक बार बिगड़ गया तो सारा भूभाग एक भयानक रेगिस्तान बन जाएगा। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी प्यारी धरती माता। यहाँ पर धरती माता ने कहा है कि जो बैलेंस अभी बिगड़ रहा है, जो संतुलन बिगड़ रहा है, मनुष्य जो है बदमाशी किए जा रहा है, पेड़ जंगलों को काटे जा रहा है, गंदे पानियों को, गंदे विषैले वस्तुओं को नदियों में फेंक रहा है, इससे जो है हवा दूषित हो रही है, पानी दूषित हो रहा है, जंगल समाप्त हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमें बारिश नहीं मिलेगी, बारिश नहीं मिलने के कारण जो है ज़मीन सूख जाएगी, चारों तरफ विषैली ही विषैली हवा बहेगी, तो हम शुद्ध रूप से हवा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार चारों तरफ जो है भयानक क्या होगा, भूभाग बन जाएगा और चारों तरफ रेगिस्तान बन जाएगा। अब धरती माता बोल रही है कि मैंने तो जो समझाना था समझाया, अब चुनाव, यानी कि तुम्हें चुनना है कि बड़ा होकर तुम्हें क्या करना है। धरती माता को हरा भरा बनाकर सभी चारों तरफ खुशहाली खुशहाली फैलाना है या धरती को रेगिस्तान बनाना चाहते हो। अगर धरती को रेगिस्तान बनाने से बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और धरती माता का ख्याल रखना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने होंगे और सभी को
गंदगी फैलाने से रोकना होगा। आओ बच्चों हम लोग आगे पाठ में दिए गए प्रश्नों को समझते हैं। यहाँ पर मैंने पाठ के दिए प्रश्नों को दिया है और उसके साथ मैंने प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। आओ हम प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आओ यहाँ पर पहला प्रश्न है, आओ इन्हें देखें, समझें और नारों को दोहराएं। पहले प्रश्न में दिया गया है, देखो यहाँ पर एक चित्र है और इस चित्र में देखो क्या है कि यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है, जो कि एक बैनर को लिए खड़े हैं और उसमें एक नारा लिखा हुआ है, पेड़ लगाओ धरती बचाओ धरा को हरा बनाओ। तो यहाँ पर एक नारा लिखा हुआ है, उसी तरह नीचे भी तुम्हें यह कहा गया है कि समूह में बैठकर पर्यावरण संबंधी 2 नारे बनाओ। यानी कि आपको समूह में 4-5 स्टूडेंट्स मिलकर ग्रुप बनाकर आप भी इस तरह का नारा बनाएं जो कि पर्यावरण से संबंधित हो। देखो मैंने यहाँ पर 2 नारा लिखकर दिया है, आप इसे समझने की कोशिश करना। धरती माता की बस यही पुकार, हरा भरा कर दो मेरा संसार। यानी कि धरती माता क्या कहना चाहती है कि हरा भरा जो है मेरा संसार कर दो, और ये किस प्रकार होगा, पेड़ पौधे लगाने से। अगला नारा मैंने लिखा है, पृथ्वी को सुंदर बनाओ, हर जगह कूड़ा कचरा ना फैलाओ। पृथ्वी माता कहती है कि पृथ्वी को सुंदर बनाना है, और सुंदर कैसे बनेगा, साफ सुथरा रखकर, हमें कूड़ा कचरा जहाँ तहाँ नहीं फेंकना चाहिए। तो यही इस नारे से समझाने की कोशिश की जा रही है कि पृथ्वी को सुंदर बनाओ और हर जगह कूड़ा कचरा मत फैलाओ। 2 नंबर प्रश्न में क्या है कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है और भी हमारे लिए समझने वाली बात है, धरती हमारी माँ है। ये हमें जानना चाहिए कि धरती हमारी माँ है, जो हमें पालता पोसता है, खाना वाना खिलाता है, वो तो हमारी माँ होती है ना। तो धरती तो हमें सब कुछ देती है, इसीलिए धरती हमारी माँ है। पानी हमारा जीवन है, हमें और कुछ भी नहीं मिले तो चल जाएगा कुछ दिनों तक, लेकिन पानी अगर हम नहीं पिए तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि पानी हमारा जीवन है। पेड़ हमारा मित्र है, सच में ही पेड़ हमारा मित्र है। पेड़ से हमें खाने के लिए फल मिलते हैं, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, बैठकर आराम करने के लिए छाया मिलता है, तो वो तो हमारा दोस्त ही हुआ ना, मित्र है। तो प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है, आओ धरती माता के पत्र पर चर्चा करें। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, विद्यार्थी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ मिलकर धरती माता के पत्र पर चर्चा करें और धरती माता हमें क्या क्या संदेश देना चाहती हैं उसे अच्छी तरह जान लें। यानी यहाँ पर विद्यार्थी जो है अपने सहपाठियों के साथ में, जो उनके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत करेंगे और पाठ को फिर से पढ़कर उस पर चर्चा करेंगे कि धरती माता जो है अपने पत्र में प्यारे बच्चों को क्या क्या संदेश देना चाहती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में आओ चित्र को देखकर बातें करें। अब 4 नंबर चित्र में देखो क्या दिया हुआ है कि एक बच्चा जो है कूड़ा जो है नाली में फैला रहा है, ठीक है, और उसे उस नाली में फेंकने से एक लड़की रोक रही है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, दिए गए चित्र में प्रदूषण फैलाते हुए एक बच्चे और उस बच्चे को प्रदूषण फैलाने से रोकते हुए समझाती एक लड़की को दिखाया गया है। ठीक है, हमें अपने घर का कूड़ा कचरा और प्रदूषण वस्तु जहाँ तहाँ और नदी नालों में नहीं फेंकना चाहिए। हमारे इस तरह के गलत व्यवहार से हमारा परिवेश और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण फैलता है, जिससे हमारा परिवेश और पानी अस्वास्थ्यकर हो जाता है। हम सभी को मिलकर स्वयं को, दूसरों को प्रदूषण और गंदगी फैलाने से रोकना चाहिए। यह हमारा परम कर्तव्य है। हम सबको मिलकर परिवेश को स्वास्थ्यकर बनाए रखने के काम सजग रखना होगा। ठीक है, काम में सजग रखना होगा और सबको समझाना होगा। प्रश्न नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, आओ नीचे की तालिका से शब्दों को के जोड़े बनाएं। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द जो है इस तालिका में दिए हुए हैं जो कि जोड़ा जोड़ा में बनकर आएगा। पहला एक उदाहरण दिया हुआ है आसपास, उसी प्रकार मैंने और भी यहाँ पर उत्तर निकाल कर रखा है, जैसे कल कारखाना, हरा भरा, पेड़ पौधे, घर द्वार, पाला पोसा, काम काज, बाल बच्चे। ठीक है, आपने समझा होगा। आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, यह पत्र किसने किसको लिखा है। प्रश्न में पूछा गया है कि यह पत्र किसने लिखा है और किसको लिखा है। तो यह पत्र धरती माता ने प्यारे बच्चों को लिखा है। अगला प्रश्न है, धरती माता की उम्मीदें किस पर हैं। तो अच्छी तरह हमें पत्र से समझ में आ ही गया है, धरती माता ने हमें कहा ही है कि धरती माता की उम्मीदें बच्चों पर है। धरती माता ने वस्त्र के लिए हमें क्या दिया है,
पहले ही पैराग्राफ में धरती माता ने कहा था कि वो हमें क्या क्या देती हैं, तो उसी में धरती माता ने कहा था कि धरती माता ने वस्त्र के लिए हमें कपास दिया है। प्रश्न नंबर 7 में देखो क्या लिखा हुआ है, आओ समूह में चर्चा करें और कक्षा में उत्तर प्रस्तुत करें। ठीक है, तो दिए गए नीचे के प्रश्नों को हम समझेंगे और चर्चा करके उसके उत्तरों को लिखना है तुम्हें। तो मैंने यहाँ पर उत्तर दिया है पहले प्रश्न का, धरती माता ने मनुष्य को क्या क्या दिया है। तो धरती माता ने मनुष्य को अनाज दिया है, फल दिए हैं, मकान बनाने के लिए लकड़ी दी है और वस्त्र बनाने के लिए कपास दिया है। और भी धरती माता ने हमें बहुत सारी अनगिनत वस्तुएं दी हैं हमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोग किस तरह धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये अच्छी तरह जानना ज़रूरी है कि लोग जो हैं आजकल के बड़े ही स्वार्थी हो गए हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करने में थोड़ा भी नहीं झिझकते हैं। मैंने यहाँ पर उत्तर दिया है, लोग जंगल नष्ट करके, मोटर गाड़ियों के धुएं से हवा विषैली बनाकर, कल कारखानों का गंदा पानी छोड़कर, नदियाँ मैली करके धरती माता को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आप अच्छी तरह समझना है कि आपको बड़े होकर इन सब चीज़ों को रोकना है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे उगाने से क्या होता है। पेड़ पौधे उगाने से चारों ओर हरा भरा होगा और उससे हवा शुद्ध रहेगी, आवश्यक मात्रा में बारिश होगी, जिस कारण खेती करने के लिए भरपूर मात्रा में जल प्राप्त होगा और फसलें अच्छी होंगी, चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली होगी। ठीक है, तो पेड़ पौधे लगाने से हमें बहुत सारे फायदे होंगे। अगला प्रश्न है, संतुलन बिगड़ जाने से हमारे भूभाग पर क्या असर होगा। तो हमारा भूभाग का संतुलन बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। एक बार संतुलन बिगड़ जाने से हमारा भूभाग एक भयानक रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अगर हम पेड़ को काटते रहेंगे तो बारिश नहीं होगी तो हमारा ज़मीन सूखने लगेगा, और जब सूखने लगेगा तो जीवन बचेगा ही नहीं। न हमें पीने को पानी मिलेगा, न खाने को फल अनाज मिलेंगे, चारों तरफ सूख जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। तो संतुलन बिगड़ जाने पर हमारा भूभाग एक भयानक रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगा। आओ अगले प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। आओ ध्यान से देखें, यहाँ पर री, अंग और अह और इनकी मात्राएं दी गई हैं। इससे बने शब्दों को भी लिखा गया है। तो तुम्हें भी री, अंग और अह से 4-4 शब्द बनाने के लिए कहा गया है। मैं यहाँ पर 5-5 शब्द लिख दिया हूँ, आप इसे देखना। पहला मैंने री से लिखा है, कृपा, हृदय, पृथ्वी, घृणा, गृह। अगला है अंग। अंग से मैंने लिखा है अंग, संदेश, भंग, रंगीन, संतान। अगला है अह। इससे मैंने शब्द दिया है प्रायः, नमः, स्वतः, अंततः, क्रमशः। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर। आओ देखें और समझें। यहाँ पर देखिए कारक की विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अलग अलग रंगों से लिखा है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। लोगों को मैंने क्या क्या नहीं दिया, यहाँ पर को के नीचे रेखा खींचा गया है। अगला ख है, तुम सब मुझे अच्छी तरह से जानते हो, यहाँ पर से के नीचे रेखा खींचा गया है। कल कारखानों से गंदा पानी छोड़कर मेरी नदियाँ मैली कर रहे हैं, यहाँ पर भी से के नीचे रेखा खींचा गया है। तो आपको भी अब को और से का प्रयोग करके खाली जगह को भरना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि कहाँ पर को भरना है, कहाँ पर से भरना है। ठीक है, राम ने रावण को मारा। ठीक है, राम ने रावण को मारा, यहाँ पर को का व्यवहार होगा। बालक छत से गिर पड़ा। ठीक है, तो बालक जो है छत से गिर पड़ा, यहाँ पर से का व्यवहार होगा। कलम से लिखो। ठीक है, कलम से लिखो, यानी कि हम जब किसी चीज़ का व्यवहार करते हैं किसी और चीज़ का तो उसमें से लगेगा। प्यासे को पानी दो, यहाँ पर को का व्यवहार हुआ। रोहन को बुलाओ, यहाँ पर को का व्यवहार हुआ। रीमा घर से निकली, यहाँ पर से का व्यवहार हुआ है। तो आप इसे देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 में है, पर्यावरण के ऊपर एक चित्र बनाओ और अपनी ओर से एक नारा लिखो। तो आपको प्रश्न नंबर 10 के अनुसार आपको स्वयं जो है एक पर्यावरण के ऊपर एक चित्र बनाना है और उस चित्र से संबंधित आपको एक नारा लिखना है। ठीक है, वही मैंने लिखा है कि प्रश्न के अनुसार विद्यार्थी स्वयं करें। प्रश्न नंबर 11 में देखिए, आओ रेखांकित शब्दों के विपरीतार्थक अथवा विलोमार्थक शब्द वृत्त में से लिखकर खाली जगह भरें।
तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, विपरीतार्थक या विलोमार्थक शब्द किसे कहते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। तो विपरीतार्थक या विलोमार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो एक शब्द का उल्टा अर्थ बताएं, यानी कि एक शब्द दिया हुआ है उसका उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विपरीतार्थक या विलोमार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ दिन, तो उसका विपरीत शब्द क्या होगा या उल्टा शब्द क्या होगा, दिन। अगर मैं कहूँ अंदर, तो उसका विपरीत शब्द होगा बाहर। मैं अगर बोलता हूँ साफ, तो उसका विपरीत शब्द होगा गंदा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका नीचे दिया गया है वाक्य, और उस खाली स्थान में आपको ऊपर प्रश्न में दिए गए वृत्ताकार में से उन शब्दों के विपरीत यानी कि उल्टा शब्द को आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला वाक्य है, गोपाल अच्छा लड़का है लेकिन अब्दुल खाली स्थान लड़का है। तो यहाँ पर अच्छा जो शब्द है उसके नीचे रेखा खींचा गया है, तो इस अच्छा शब्द का विपरीत या उल्टा शब्द जो है वृत्ताकार में कौन सा हो सकता है, तो अच्छा का विपरीत शब्द होगा बुरा। तो यहाँ पर वाक्य कंप्लीट संपूर्ण होगा, लेकिन अब्दुल बुरा लड़का है। गोपाल अच्छा लड़का है लेकिन अब्दुल बुरा लड़का है। उसी प्रकार अगले वाक्य में, नेहा लंबी है लेकिन उसकी बहन, तो यहाँ पर लंबी शब्द के नीचे रेखा खींचा गया है और लंबी का जो उल्टा शब्द है वृत्ताकार में है नाटी। तो मैं यहाँ पर नाटी भरना है। नेहा लंबी है लेकिन उसकी बहन नाटी है। कुणाल सुंदर है लेकिन उसका भाई असुंदर है। ठीक है, सुंदर शब्द का वृत्ताकार में जो उल्टा अर्थ है वो है असुंदर। अगला है, नदी का पानी गंदा है पर नल का पानी साफ है। यहाँ पर गंदा शब्द के नीचे जो है रेखा खींचा गया है और गंदा शब्द का उल्टा अर्थ होगा साफ। ठीक है, तो आप इसको लिखिएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, आओ मात्राओं को पहचानें, सीखें और अभ्यास करें। तो यहाँ पर देखिए स्वर वर्ण जो है क्या होता है, जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ उसका व्यवहार किया जाता है तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्णों के व्यवहार के समय उनकी मात्राओं का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर वर्ण दिए गए हैं अ से लेकर अ तक, जिसमें अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है। आ उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद ए है, उसके बाद ए, ओ, औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, अंग और आ। अब ध्यान रखिएगा, छोटा ऊ को उच्चारण करने के लिए थोड़ा धीरे से उच्चारित किया जाता है और बड़ा ऊ को समझाने के लिए थोड़ा जोर से उच्चारित किया जाता है। उसी प्रकार छोटी ई को उच्चारित करने के लिए यानी कि उच्चारण करने के लिए थोड़ा हल्के से हम उच्चारण करते हैं और बड़ी ई को समझाने के लिए थोड़ा जोर से यानी कि थोड़ा सा जोर देकर हम उच्चारित करते हैं। आइए मैं पहला जो क के साथ में मात्राओं का व्यवहार किया गया उसे पढ़कर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क, का, के, कै, को, कौ, कू, कू, की, कं, क। यहाँ पर मैंने क का साथ जब छोटा ऊ का व्यवहार हुआ तो मैंने हल्के से बोला कू, और जब बड़ा ऊ का व्यवहार हुआ तो मैंने कहा कू। फिर छोटी ई का व्यवहार हुआ तो मैंने कहा की, और बड़ी ई का व्यवहार हुआ तो मैंने कहा की। तो इस प्रकार छोटा और बड़ा का उच्चारण से ही हम लोग अंतर दिखा सकते हैं। अगला ख के साथ में जब मात्राओं का व्यवहार होगा तो मैं उसे पढ़कर बताता हूँ। ख, खा, खे, खे, खो, खौ, खू, खू, खी, खी, खं, ख। अगला है प, व्यंजन के साथ में मात्राओं का व्यवहार। प, पा, पे, पै, पो, पौ, पू, पू, पी, पी, पं, प। अगला व्यंजन है म, मा, मे, मै, मो, मौ, मू, मू, मी, मी, मंग, म। तो उम्मीद है कि आपको उच्चारण जो है वो थोड़ा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, आओ सुलेख लिखें। आओ सुलेख मतलब सुंदर से लिखना है। सुलेख का मतलब होता है सुंदर से लिखना। नीचे एक वाक्य दिया गया है, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए।
तो इसी वाक्य को आपको कम से कम 3 बार सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो मैं अपने अनुसार सुंदर अक्षरों में लिखने की कोशिश किया हूँ, आप भी लिखने का कोशिश कीजिएगा। मैंने भी 3 बार लिखा है, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा और दिए गए प्रश्नों को आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।